रजतपुर गांव में सुष्मिता अपनी सास कलावती के साथ रहती थी। सुष्मिता की नई नई शादी हुई थी। सुष्मिता का पति राजेश शहर में मजदूरी का काम करता था और सुष्मिता गांव में अपनी सास कलावती की सेवा करती थी। लेकिन कलावती कभी भी सुष्मिता से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि सुष्मिता के माता पिता बहुत गरीब थे, जिस कारण वो अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। कलावती कभी उसके गरीबी को लेकर उसे ताने देती तो कभी उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती। हे भगवान, ये कैसी सब्जी बनाई है? सब्जी में जरा सा भी मसालों का टेस्ट ही नहीं है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझे बिहा कर ले आए। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? न सब्जी में जरा सा स्वाद है और न रोटी गोल बनी है। बेचारी सुष्मिता इन सब से बहुत दुखी रहा करती थी। कलावती सुष्मिता से घर के सारे काम करवाती, लेकिन फिर भी सुष्मिता को अपनी सास के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन सुष्मिता बहुत ही प्यार से अपनी सास के लिए खाना बनाती है और उसे खाने के लिए देती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। खाना चखकर कलावती कहती है, करमजली नाश पिटी, ये कैसा खाना बनाया है तूने? सब्जी जली हुई है और रोटियां सारी कच्ची है। चल, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब निकल जा मेरे घर से। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी और अच्छा खाना बनाऊंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। जाकर अपनी माँ से अच्छा खाना बनाना सीख, उसके बाद यहाँ आना। कलावती बेचारे सुष्मिता को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। उसके पास अपने मायके जाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उसका मायका किसी दूसरे गांव में था, जो यहाँ से काफी दूर था। सुष्मिता पैदल ही चलने लगी। काफी दूर पैदल चलते चलते सुष्मिता थक गई और एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई और अपने मन में सोचने लगी, काश मैं घर से कुछ खाने को लेकर चलती। अब तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। यहाँ आसपास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अभी तो मुझे बहुत दूर पैदल चलना है। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी कैसे अपनी माँ के पास जाऊंगी? सुष्मिता ये सब सोचकर परेशान हो रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक थाली में खाना और नोटों की गड्डी आ जाती है। ये देखकर सुष्मिता चौंक जाती है। अरे, ये पैसे और ये खाना कहाँ से आया? तभी जिस पेड़ के छांव के नीचे सुष्मिता बैठी थी, उस पेड़ में से एक परी निकलकर आई और बोली, मैं हरियाली परी हूँ और तुम्हें पैसे और खाना मैंने दिया है, क्योंकि मैं दुखी और परेशान लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। तुमने इस पेड़ के नीचे बैठकर खाने और पैसे की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब दिया। लेकिन तुम यहाँ बैठकर अकेली क्या कर रही हो? परी की बात सुनकर सुष्मिता ने परी को सारी बात बताई। ये सुनकर परी बोली, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। ये लो, ये एक जादुई नेल पॉलिश है। इस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर तुम जो बोलोगी वो सब सच हो जाएगा। परी की बात सुनकर सुष्मिता बहुत खुश हो गई और परी से वो जादुई नेल पॉलिश ले ली और परी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सुष्मिता ने भरपेट खाना खाया और सोचने लगी, अभी अगर मैं अपने ससुराल चली गई तो माँ जी मुझे घर के अंदर पैर भी नहीं रखने देंगी। मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ, वहीं कुछ दिन रहकर अपने ससुराल चली जाऊंगी। फिर उन पैसों से सुष्मिता अपने मायके पहुँच गई और अपनी माँ कमला को जादुई नेल पॉलिश के बारे में सारी बात बताई। सुष्मिता बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुझे अपने ससुराल में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ माँ, और अब इस जादुई नेल पॉलिश की वजह से आप लोगों की भी गरीबी दूर हो जाएगी। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और बाबा को भी अब काम करने की जरूरत नहीं है। चलो माँ, अब मैं इस जादुई नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती हूँ। सुष्मिता उस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर अपने मन में सोचती है, हे जादुई नेल पॉलिश, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। काश इनके पास अच्छे खासे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। सुष्मिता के इतना सोचते ही वहाँ ढेर सारे रुपए पैसे आ जाते हैं। ये देखकर सुष्मिता के माता पिता चौंक जाते हैं। हाँ, इतने सारे रुपए? माँ, पिताजी, अब आप दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। जब तक यहाँ हूँ रोज जादुई नेल पॉलिश से आप लोगों के लिए पैसे मांगूंगी। सुष्मिता बेटी, तेरे कारण हमारे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। जुग जुग जियो मेरी बेटी। सुष्मिता जितने दिन अपने मायके में रुकी, रोज जादुई नेल पॉलिश से अपने माता पिता के लिए ढेर सारे पैसे मांगती और जादुई नेल पॉलिश उसे ढेर सारा पैसा देता और वो सारा धन सुष्मिता
अपने माता पिता को दे देती। इस तरह कुछ ही दिनों में सुष्मिता के माता पिता अमीर हो गए। एक दिन सुष्मिता अपनी माँ और पिताजी से कहती है, माँ पिताजी, मुझे यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। ठीक है बिटिया, लेकिन वहाँ तुम अपना और इस जादुई नेल पॉलिश का ध्यान रखना, और ये सामान तू अपनी सास के लिए ले जा। कमला अपने माता पिता के गले लगकर वापस अपने ससुराल आने लगती है। सुष्मिता के माता पिता ने उसके और उसकी सास के लिए बहुत सारे महंगे कपड़े और गहने दिए थे। वो सारा सामान और जादुई नेल पॉलिश लेकर सुष्मिता अपने ससुराल पहुंच जाती है। आ गई महारानी, इतने दिन मायके रहकर आई हो, माँ ने कुछ सिखाकर भेजा है या नहीं? माँ जी, अब आप चिंता मत करिए, मैं अब घर का सारा काम सीख कर आई हूँ। तभी कलावती की नजर सुष्मिता के थैले पर गई। ये थैले में क्या लेकर आई हो? माँ जी, वो माँ और पिताजी ने आपके लिए कुछ कपड़े और गहने भिजवाए हैं। सुष्मिता ने कपड़े और गहने निकालकर अपनी सास को दिए। ये सब देखकर कलावती चौंक गई। अरे, ये तो बहुत महंगे कपड़े हैं और ये सोने के जेवर। आखिर तुम्हारे माता पिता के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तभी कलावती की नजर थैले में रखी जादुई नेल पॉलिश पर गई। ये क्या लाई हो, नेल पॉलिश? यहाँ घर में नेल पॉलिश नहीं थी क्या, जो मायके से नेल पॉलिश खरीद कर लाई हो? वो माँ जी, जब मैं बाजार गई थी तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने खरीद लिया। चल ठीक है, अब ये सारा सामान रख दे और मेरे लिए जल्दी से खाना बना। ये सुनकर सुष्मिता मन में सोचती है, सफर से थक कर आई हूँ, मुझसे अभी खाना नहीं बनाया जाएगा, क्यों ना मैं जादुई नेल पॉलिश लगाकर इससे खाना मांग लूँ। फिर सुष्मिता सारा सामान कमरे में रखकर जादुई नेल पॉलिश को लेकर रसोई में गई और उसे अपने हाथों पर लगाते हुए बोली, हे जादुई नेल पॉलिश, मैं सफर से थक जाने के कारण खाना बनाने में असमर्थ हूँ, इसलिए कृपया करके तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना प्रकट कर दो। सुष्मिता के इतना कहते ही वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाता है। ये देखकर सुष्मिता बहुत खुश हो गई। फिर वो अपनी सास कलावती के पास गई और बोली, माँ जी, खाना बन गया है, आप चलकर खाना खा लीजिए। हैं? इतनी जल्दी खाना बन गया? तू मेरे साथ मजाक कर रही है क्या? कलावती किचन में जाती है और वहाँ ढेर सारा पकवान देखकर सुष्मिता से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना तूने कैसे बना लिया? माँ जी, मैं मायके से सब सीख कर आई हूँ, माँ ने मुझे मिनटों में खाना बनाना भी सिखा दिया है। कलावती को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसने फिर भी बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, तुझे घर से निकालने का एक फायदा तो हुआ, तूने खाना अच्छा बनाना सीख लिया। ये सुनकर सुष्मिता मन में कहती है, माँ जी, फायदा तो मुझे बहुत हुआ, पर अब जाने दीजिए, आप बस चाव से खाना खाइए। इस तरह से दिन गुजरने लगे। कलावती सुष्मिता को जो काम भी बोलती, सुष्मिता जादुई नेल पॉलिश की सहायता से वो काम मिनटों में कर देती। फिर एक दिन सुष्मिता का पति राजेश शहर से घर आया। राजेश को परेशान देखकर सुष्मिता ने उससे पूछा, क्या बात है जी, आप जब से शहर से आए हैं परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं सुष्मिता, शहर से आते वक्त सोचा था कि तुम्हारे और माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आऊंगा, लेकिन शहर में मेरे मेहनत की जो मजदूरी मिलती है वो वहीं रहने और खाने में खर्च हो जाते हैं। अरे, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और अब आपको शहर जाके मजदूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो सुष्मिता, अगर मैं मेहनत मजदूरी नहीं करूँगा तो यहाँ तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे होगा? सुनिए मेरी बात। सुष्मिता राजेश को जादुई नेल पॉलिश के बारे में सारी बात बताती है और जादुई नेल पॉलिश से ढेर सारे पैसे मांगकर भी दिखाती है। ये सब करते हुए चुपके से कलावती ने देख लिया। तो ये राज है इस कलमुही के अमीर होने का, मैं इस जादुई नेल पॉलिश को ही चुरा लूंगी। हाँ। उसी रात सबके सो जाने पर कलावती चुपके से सुष्मिता के कमरे में घुसकर वो नेल पॉलिश चुरा लेती है और उसे लगाकर उससे ढेर सारे पैसे मांगती है। तभी जादुई नेल पॉलिश में से एक डंडा निकलकर कलावती की जमकर पिटाई करने लगता है। अरे कोई मुझे बचाओ, इस डंडे को रोको, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। कलावती की चीख की आवाज सुनकर सुष्मिता और राजेश दोनों भागकर आते हैं। सुष्मिता, इस डंडे को रोको, नहीं तो माँ मर जाएगी।
जादुई नेल पॉलिश, इस डंडे को रोको। फिर सुष्मिता और राजेश ने कलावती की मरहम पट्टी की। कलावती को अब अच्छा सबक मिल चुका था। एक समय की बात है, एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक बहादुर और नेक राजा राज करता था। प्रताप सिंह का अर्जुन नाम का एक बेटा था। अर्जुन धनुर्विद्या में कुशल था। शिकार करना तो उसे बेहद ही पसंद था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ शिकार करने जंगल में जाता था। ऐसे ही एक दिन अर्जुन अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर गया, लेकिन तभी मौसम बिगड़ा और बहुत तेज बारिश होने लगी। साथ में ठंडी हवाएं भी चलने लगी। इसलिए अर्जुन और उसके दोस्त बारिश से बचने के लिए अलग अलग दिशा में भागने लगे। इसी भागा दौड़ी में अर्जुन अपने दोस्तों से अलग हो गया। अर्जुन जंगल में रास्ता भटक जाता है। धीरे धीरे बारिश थम जाती है। फिर अर्जुन खुद से ही कहता है, ये जंगल तो खतरनाक है। यहाँ मुझे जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अर्जुन की नजर एक गुफा पर जाती है। अर्जुन गुफा के अंदर चला जाता है। आज रात मैं यहीं रुक जाता हूँ। यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा सोचकर अर्जुन गुफा के आगे आग जला लेता है और गुफा के अंदर सो जाता है। पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह जब वो गुफा से बाहर निकलता है तो देखता है चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली छाई हुई है। प्रकृति का इतना सुंदर रूप देखकर अर्जुन भूख प्यास सब भूल जाता है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। अर्जुन उस घर के अंदर जाता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है। तब उसे घर के पीछे एक बहुत ही प्यारा फूलों का बगीचा दिखाई देता है। वो बगीचा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके अंदर एक सुंदर सी दिखने वाली परी थी। वो परी इतनी खूबसूरत थी कि अर्जुन उसकी खूबसूरती में खो गया। परी अर्जुन को देख मुस्कुराने लगी और बोली, आप कौन हो और आपका नाम क्या है? आप किसी की तलाश में हो क्या? परी की इतनी प्यारी आवाज सुनकर अर्जुन को उससे प्यार हो जाता है और वो कहता है, हाँ, मैं किसी को ढूंढ रहा था, पर अब नहीं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि शायद वो मुझे मिल गई है। क्या कहा आपने? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक राजकुमार हूँ। मैं इस जंगल में अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकार पर आया था, लेकिन कल रात वाले तूफान की वजह से हम लोग अलग अलग हो गए और मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, जब तक आप चाहें मेरे इस छोटे से घर में रह सकते हैं। मैं जंगल की इस तरफ आया ही नहीं था। इधर इतनी ज्यादा हरियाली और इतना सुंदर बगीचा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सच बता रहा हूँ, ये दृश्य देखकर तो मेरा मन तृप्त हो गया। ये प्यारे प्यारे सुंदर फूल मन को कितनी शांति प्रदान कर रहे हैं। ये बगीचा मैंने बनाया है। इतने सुंदर सुंदर फूल मैंने उगाए हैं क्योंकि मेरे पास एक खास शक्ति है। मैं इन फूलों में चमक डाल सकती हूँ, यहाँ तक कि इनसे बात भी कर सकती हूँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं फूल परी हूँ। इन फूलों के बिना मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है। इन फूलों की सेवा करना ही मेरा कार्य है। अच्छा, ऐसी बात है, तभी तुम इतनी खूबसूरत हो। अच्छा, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ, आप मेरे साथ घर के अंदर चलिए। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। आपने कल रात से कुछ खाया नहीं होगा। मैं आपको खाना परोसती हूँ, फिर आप जी भरकर पानी पी लीजिएगा। परी अर्जुन को घर के अंदर लेकर जाती है और उसे अपने हाथों का बना हुआ साधारण सा खाना खिलाती है। अर्जुन को परी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है क्योंकि हमेशा से महल का शाही खाना खा खा कर वो उब चुका था। खाना खाते खाते वो परी से पूछता है, तुम एक परी होकर इतने छोटे से घर में रहती हो, और मैंने तो सुना है परियां परीलोक में रहती हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? मेरा नाम फूल परी है और तुमने सही कहा, मैं अकेली रहती हूँ। मैं परीलोक में इसलिए नहीं रहती क्योंकि मेरे गुलाब के फूल का कांटा गलती से रानी परी के हाथ में चुभ गया था। इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं हमेशा पृथ्वी लोक पर रहूं। आप ये बताइए, क्या आपको मेरे हाथ का खाना पसंद आया? हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। क्या आज रात में यहीं रुक सकता हूँ अगर तुम्हारी अनुमति हो तो? आप एक राजकुमार हैं। अगर आप मेरे इस छोटे से घर में रहोगे तो मुझे इससे खुशी ही मिलेगी ना। उन दोनों ने ढेर सारी बातें की। रात होने पर फूल परी ने अपने और राजकुमार के लिए खाना बनाया। दोनों ने मिलकर बड़े ही स्वाद से वो खाना खाया।
अगली सुबह अर्जुन परी से पूछता है, परीलोक में तुम्हारा कोई तो अपना होगा ना? क्या वो तुमसे कभी मिलने नहीं आता? परीलोक में मेरी माँ रहती है, वो मुझसे मिलने अक्सर आती रहती है। मेरी माँ कल ही आने वाली है। आप एक दिन और रुक जाइए, फिर मैं आपको अपनी माँ से भी मिलवाऊंगी। अर्जुन परी की बात मान लेता है। अगले दिन परीलोक से परी की माँ उससे मिलने आती है। परी अपनी माँ को राजकुमार अर्जुन से मिलवाती है। फूल परी की माँ एक राजकुमार को इतने छोटे से घर में रहता देख बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, फूल परी, आज मैं आई हूँ, इसलिए राजकुमार के लिए बहुत अच्छा और शाही खाना बनाना। तभी राजकुमार एकदम से बोल उठता है, नहीं परी जी, मुझे आपकी बेटी के हाथ का सादा खाना ही बहुत अच्छा लगता है। महल का शाही खाना खा खा कर तो मैं उब चुका हूँ। उस दिन तीनों मिलकर खूब बातें करते हैं। फिर एकदम से फूल परी के वहाँ से जाने के बाद राजकुमार अर्जुन फूल परी की माँ से कहता है, परी माँ, मुझे आपकी बेटी फूल परी से प्यार हो गया है, क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? फूल परी की माँ कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। आप एक राजकुमार हैं और हम परी साम्राज्य के। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए परी माँ, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं फूल परी से ही शादी करूँगा। परी माँ खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर फूल परी आ जाती है। फूल परी को देख उसकी माँ उसे सारी बात बताती है। फिर अर्जुन फूल परी से कहता है, तुम्हारी माँ ने तो मुझे मंजूरी दे दी है, तुम क्या चाहती हो मैं वो जानना चाहता हूँ। फूल परी भी अपनी मंजूरी दे देती है, लेकिन वो अर्जुन से कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं फूल परी हूँ और मुझे रानी परी का श्राप भी मिला हुआ है, इसलिए मैं इस जंगल को छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती। तो शादी के बाद आपको मेरे साथ यहीं रहना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद अगले ही दिन दोनों शादी कर लेते हैं। परी माँ वापस परीलोक चली जाती है। फिर फूल परी और अर्जुन एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखते देखते उनकी शादी को 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन जब अर्जुन और फूल परी बगीचे में एक साथ अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तभी अर्जुन ने देखा कि वहाँ पर सैनिकों के साथ मंत्री जी आए हुए हैं। मंत्री ने अर्जुन से कहा, राजकुमार, 2 महीने से राजा और रानी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रानी की तबीयत आपकी चिंता में खराब होती जा रही है और रानी की देखभाल के कारण राजा का राजपाट पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसलिए हम आपको ढूंढ रहे थे। बड़ी मुश्किल से आप मिले हैं। अपने माता पिता के लिए वापस राज्य को चलिए। नहीं मंत्री जी, आप वापस जाकर पिताजी से कह दीजिएगा कि मैंने फूल परी से शादी कर ली है और मैं उसके साथ यहाँ इसी जंगल में रहूंगा। आप वापस जाकर मेरा ये समाचार उन तक पहुँचा दीजिए। मंत्री के बार बार विनती करने पर भी राजकुमार अर्जुन उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोचकर वो उनके साथ राज्य वापस चलने के लिए तैयार हो गया। फूल परी अपने फूलों को छोड़कर राजकुमार के साथ उसके राज्य नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन फूलों की देखभाल करना उसका कार्य था और ऊपर से उसको रानी परी का श्राप भी था। इसलिए राजकुमार ने एक कंगन परी को अपनी निशानी के रूप में दिया और उससे विदा लेकर अपने राज्य की ओर निकल पड़ा। 2 महीने बाद राजकुमार के लौटने की वजह से पूरी प्रजा बहुत खुश थी। पूरे राज्य में त्योहार जैसा माहौल था। अर्जुन के माता पिता को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि वो उनकी अनुमति के बगैर कभी शादी नहीं करेगा। जब अर्जुन ने उन्हें फूल परी के बारे में बताया तो उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कुछ महीनों बाद राजा और रानी राजकुमार अर्जुन की दूसरी शादी जबरदस्ती किसी और राजकुमारी के साथ करा देते हैं। अर्जुन अपने माता पिता के आगे कुछ नहीं कर पाता और उसे शादी करनी ही पड़ती है, लेकिन उसे फूल परी की चिंता सताए जा रही थी। दूसरी तरफ जंगल में फूल परी ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया और उसने अपने बेटे का नाम सूर्या रखा। धीरे धीरे सूर्या बड़ा होने लगा। सूर्या अपने पिता की तरह ही धनुर्विद्या में परिपूर्ण था। उसे अपने पिता के बारे में सब कुछ अपनी माँ द्वारा पता चल गया। वो बड़ी ही होशियारी से अपने पिता के राज्य में चोरियां किया करता था। अमीर लोगों के यहाँ से चोरी करके वो गरीब लोगों में बांट दिया करता था और अपने लिए कुछ नहीं रखता था। ये खबर एक दिन अर्जुन तक पहुँची। अब राज्य का कार्यभार वही संभालता था। उसने सैनिकों से कहा, हम उस चोर को जरूर पकड़ेंगे। पूरे राज्य में ये ऐलान कर दो
कि वो चोर जो भी है, अगर वो ईमानदार है तो अपने आप दरबार में आकर अपनी गलती कबूल कर ले। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। सैनिक अर्जुन के कहे अनुसार प्रजा में जाकर ये ऐलान कर देते हैं। सैनिकों का ये ऐलान सूर्या भी सुन लेता है। वो जानता था कि राजा अर्जुन अपने वचन के पक्के हैं, इसलिए वो अगले दिन दरबार में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। राजा अर्जुन को उसकी सच्चाई से प्रेम हो जाता है। जैसे ही वो सूर्या को देखता है तो उसको उसके साथ कुछ अपनापन महसूस होता है। वो उससे सवाल करने लगता है। तुम चोर होकर भी चुराया हुआ धन खुद इस्तेमाल ना करके गरीबों में बांट देते हो। तुम्हारा ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरी माँ एक परी है और परियां लोगों की मदद करने के लिए ही बनी होती है। मेरी माँ किसी कारणवश लोगों की मदद नहीं कर पाती, इसलिए उनकी जगह मैं मदद करता हूँ। मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है और ना ही ज्यादा धन है, इसलिए मेरा मदद करने का तरीका थोड़ा अलग है। अति उत्तम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। राजा अर्जुन के माता पिता ने जिस राजकुमारी से अर्जुन की शादी कराई थी, उससे उनको एक पुत्री हो चुकी थी जो कि अब विवाह योग्य थी। इसलिए अर्जुन ने सूर्या के सामने ये प्रस्ताव रखा। सूर्या जानता था कि राजा अर्जुन उसके पिता हैं। इस रिश्ते से उसकी बेटी उसकी बहन लगेगी, इसलिए वो कहता है, माफ कीजिएगा राजा, लेकिन मैं अपनी बहन से विवाह नहीं कर सकता। वो मेरी बहन लगती है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। शायद आप भूल गए हैं कि जंगल में जाकर आपने एक फूल परी से विवाह किया था। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। अपने राज्य वापस लौटने के बाद आपने कभी मेरी माँ के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए मैं गुस्से में आपके राज्य के अमीर लोगों के यहाँ चोरी किया करता था। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्म से उसकी गर्दन झुक गई। असल में वो फूल परी से बहुत प्यार करता था। वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन राज्य के कार्यभार के चक्कर में नहीं जा पाया। अपने बेटे को देख राजा अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। ये तो फूल परी की आवाज है। कहाँ है वो? फूल परी अर्जुन के सामने आती है। तब अर्जुन कहता है, लेकिन तुम तो उन फूलों को छोड़कर नहीं आ सकती थी और तुम्हें रानी परी का श्राप था, फिर तुम यहाँ कैसे आई? रानी परी ने मुझे श्राप मुक्त कर दिया अर्जुन, और जब मेरा पुत्र हुआ तो मैं उसके लालन पालन में इतना खो गई कि मेरे वो सारे फूल मुरझा गए और मैं उनसे बात भी नहीं कर पाती थी। इसलिए फूलों को सुंदर बनाने और उसे बात करने की शक्ति मुझसे चली गई। ओ, ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? अर्जुन फूल परी से माफी मांगता है। वो उसे माफ कर देती है। फिर पूरी प्रजा के सामने राजा अर्जुन अपनी बड़ी रानी के रूप में फूल परी को अपनाता है और अपने बेटे को अपना अगला उत्तराधिकारी बना देता है। इस तरह वो पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।